हेलो गाइस, वेलकम बैक टू के एनपी एनालिसिस। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीपीएससी मेंस 2024 का एक्सपीरियंस, मेंस में चैलेंजेस, मेंस में कुछ अच्छा जो होता है, मेंस में जो एकदम क्वेश्चंस आ जाते हैं अलग से उनको टैकल कैसे करें। यूपीएससी मेंस के लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जो यूपीएससी या यूपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो निश्चित रूप से हेल्पफुल होने वाली है। आंसर राइटिंग को कैसे टैकल करें, आंसर राइटिंग में क्या क्या चैलेंजेस हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक चीज़ बता देता हूँ, इस वीडियो से आपको बाद में पसंद आए ना पसंद आए, आप चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेंस पर्सपेक्टिव से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। शायद आपके एक अंदर की सच्चाई को बाहर ला करके रख देगी ये वीडियो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि मुझे पता नहीं मैं क्या बोलने वाला हूँ, लेकिन जो बोलूँगा उम्मीद है कि अच्छा बोलूँगा और आपके बेनिफिट के लिए बोलूँगा। या दो तीन चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले, प्री पास करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, स्पेशली मेरे लिए तो हमेशा रहा है। ठीक है, मैंने एक लास्ट वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी ये बात करी थी। लेकिन प्री के बाद जो मेंस का और प्री और मेंस के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, सबसे बड़ा चैलेंज वो होता है। उस चैलेंज में क्या होता है, आपको 2.5 साढ़े 3 महीने का टाइम मिलता है। उसमें आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसमें आपको आंसर राइटिंग की वैल्यू एडिशन करनी है, आंसर राइटिंग करनी है, आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर अच्छा करना है, उसमें आपको नई नई चीज़ें, करंट अफेयर्स ऐड करनी है, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐड करनी होती हैं। तो वहाँ पे चैलेंज क्या आता है, आपने, चलो आपको एक डाटा बताता हूँ। अभी आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं, 90% एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये पता होगा कि भाई आंसर राइटिंग मैटर करती है मेंस में। मान लो 100% होंगे बल्कि ऐसे तो जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको पता होगा कि भाई मेंस में आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है, आंसर राइटिंग एक दिन सीखने से नहीं आती। पता है ना 100% सबको जो ये वीडियो देख रहे हैं। अब अपना डाटा देखो, इसमें से 80 से 85% एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ज़िंदगी में कभी, चाहे मेंस दिया हो ना दिया हो, उन्होंने कभी भी 3 महीने लगातार 5 आंसर्स डेली नहीं लिखे होंगे। ये पता होने के बावजूद कि मेंस हमेशा आपको जॉब दिलाएगा, मेंस हमेशा आपका सिलेक्शन कराएगा, उसके बावजूद भी 80 से 85% एस्पिरेंट्स ने लगातार 3 महीने डेली भी 5 क्वेश्चंस नहीं लिखे होंगे। तो आप कैसे कह सकते हो कि मेंस में ज़्यादा चैलेंज होते हैं? क्योंकि चैलेंज तो आपने खुद खड़े किए हुए हैं अपने लिए। मान लो ये वाली बात। अब बहुत सारे इशूज़ आएंगे कि सर हमारा तो, सर भाई जो भी बोलो आप, कि भाई हमारा तो कंटेंट पूरा नहीं होता, हमें पहले कंटेंट तो सीख लें उसके बाद आंसर राइटिंग करेंगे। आप में से आधे ज़्यादा लोगों का एक ये बहाना होगा जिसे बोलते हैं, या एक ये आपको लगता होगा बहुत बड़ा चैलेंज है कंटेंट पूरा करना, कंटेंट पहले पढ़ लें हमें याद हो जाएगा क्योंकि हम ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हैं। भाई ऐसा नहीं होता, समझो इस बात को, ऐसा नहीं होता। कंटेंट में आपको बेशक कुछ भी याद हो, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी याद हो, आपको लक्ष्मीकांत, आपको एनवायरनमेंट की संकर IAS, आप जिस भी कोचिंग से नोट्स वगैरह जो पढ़ते हो, मैं बोल रहा हूँ आपको लाइन टू लाइन भी याद है ना, तो आपका मेंस का पेपर उस बंदे से सबसे ज़्यादा खराब जाएगा जिसने लगातार 3-4 महीने आंसर राइटिंग करी है। उसके अगर 150 नंबर आएंगे ना, तो आपके 50 आएंगे चाहे आपको लाइन टू लाइन कंटेंट याद है। मतलब कंटेंट याद ना होना गलत बात है, लेकिन कंटेंट याद होकर भी आंसर राइटिंग ना करना गुनाह है। समझ रहे हो, ये गुनाह कर रहे हो आप। कंटेंट के चक्कर में आंसर राइटिंग ना करना एक गुनाह है, और जिसकी मेंस आपको माफ़ी नहीं देता। हम में से बहुत सारे लोगों का ये मानना, भाई कंटेंट पूरा हो जाएगा उसके बाद आंसर राइटिंग करेंगे। सर ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, जिस दिन आपने एक टॉपिक पढ़ा किसी भी सब्जेक्ट का, उस पर PYQ आया हो PYQ लिखो, उस पर अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो टेस्ट सीरीज का कोई क्वेश्चन लिखो, कहीं से आप उस पर 2-3 क्वेश्चंस लिखो। समझ लो, अगर आप बीच में भूल जा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ भूल जाते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं है। आप पहले कुछ दिन लिखोगे भूलोगे, भाई छाप के लिखो ना, टीप मतलब क्या बोलते हैं उससे, चीटिंग करके लिखो यार। किसने धोखा हुआ है आपको? आपका आगे कोई हाथ थोड़ी पकड़ रहा है। आप पहले 10 दिन चीटिंग करोगे, 11वें दिन आप खुद लिखने लग जाओगे यार।
दूसरा चैलेंज समझ गए ना। पहला चैलेंज क्या है, हम में से बहुत से ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स है वो आंसर राइटिंग नहीं करते, फिर प्री जब हमारा हो जाता है उसके बाद बोलते हैं अब हमसे कंटेंट पूरा करें, सिलेबस पूरा करें, आंसर राइटिंग करें। इसीलिए प्री, अगर आप ये इस भरोसे पे बैठे हो कि मेरा प्री हो जाएगा मैं जब आंसर राइटिंग करूँगा या करूँगी, तो आप गलत बैठे हो। आप पहले ही लिस्ट से बाहर हो, कोई उम्मीद मत रखना कि हम लिस्ट में आ जाएंगे अगर आप प्री के बाद आंसर राइटिंग शुरू करते हो तो। बात बहुत कड़वी है लेकिन बहुत सच्ची है। दूसरी बात, हम में से बहुत सारे लोग अचानक से कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, अभी जैसे यूपीपीएससी में क्या हुआ, GS2 GS4 लोगों ने हल्ला मचाया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा मेरे नंबर कैसे आएंगे, मैंने पेपर दिया हुआ है, मैं आपको जो मेन पॉइंट बताने वाला हूँ उसे मेरे से जज मत करिएगा, जनरलाइज्ड वे में जज करिएगा, ठीक है। हाँ यार पता पड़ा मुझे भी ट्रोल कर दो मेरी मार्कशीट आने के बाद, अच्छी आए वैसे तो, लेकिन कुछ भी हो सकता है। मेंस में सब्जेक्टिविटी है, पहले ही बोल रहा हूँ कुछ भी हो सकता है, ये बात गारंटी है, लेकिन आप अपनी ओर से 100% दीजिए। समझ लो ना, आपको लगे कि हाँ भाई मैंने बेस्ट कर लिया, मेरा ये सबसे बेस्ट था, अब जो जाने मेरा भगवान जाने, मेरा लक जाने, टीचर जाने, मेरी यहाँ पे कहानी ख़त्म। दूसरा जो मैं कंसेप्ट बताने वाला था वो ये है, जैसे GS2 GS4 आया यूपीपीएससी में, या यूपीएससी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस अचानक से आ जाते हैं और हम कहते घूमते अरे ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन था, ये था वो था। भाई क्वेश्चंस ना सारे आपके सिलेबस से आते हैं। अब वहाँ पे दिक्कत क्या होती है, जैसे मान लो एथिक्स है, लटके तो गए हम अकाउंटेबिलिटी की डेफिनेशन, और क्वेश्चन आ गया कि सिविल सर्विस की अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी राइट टू वोटिंग में, क्वेश्चन ये आ गया, मतलब हम तो फंस गए ना। इसका सीधा साधा मतलब है कि आपने PYQs तो लिखे हैं लेकिन आपने टेस्ट सीरीज की आंसर राइटिंग नहीं करी। बहुत सारे लोग बोलते होंगे, आपने सुना होगा PYQ लिखो, PYQ लिखो, PYQ लिखो। मैं सपोर्टिव हूँ PYQ लिखने का, PYQ लिखने चाहिए, जितने PYQ हैं सारे के सारे लिख के पेपर में जाने चाहिए, लेकिन मैं टेस्ट सीरीज का भी सपोर्टर हूँ। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये महंगी महंगी, मैं कभी नहीं बोलता महंगी टेस्ट सीरीज खरीदो, ये विजन बाजीराम ये 17-18 हज़ार वाली मत खरीदो। भाई बहुत सारी सस्ती टेस्ट सीरीज होती हैं, 2-3 हज़ार रुपये में मिल जाती हैं, उन वाली टेस्ट सीरीज को खरीदो ना। आपको तो क्वेश्चंस चाहिए ना, बस वो क्वेश्चंस लिखो। उस क्वेश्चन से क्या होता है, वो जो नए क्वेश्चंस आते हैं ना, वहाँ से आपको चैलेंज एक एक्सेप्ट करने की जो एक आपकी क्षमता है वो बढ़ती है। आपको समझ आता है कि मैं यहाँ पे अब क्या लिख सकता हूँ, कैसे मुझे नंबर लेने हैं, कैसे नंबर खींचने हैं। आधा आधा नंबर मायने रखता है भाई। आप एक चीज़ सोचो, आपने एक पेपर में 2 नंबर एक्स्ट्रा कमा लिए ऐसे ही लिख के, ठीक है। मान लो 4 क्वेश्चन अटपटे लगे, आपने 4 क्वेश्चन पे 0.5 मैं तो बहुत मिनिमम मान के चल रहा हूँ, आपने नंबर लिए, मतलब एक पेपर में 2 नंबर। 8 पेपर होते हैं या यूपीएससी के हिसाब से 6 पेपर मान लो, 7 पेपर मान लो, आपने लगभग 14, 15, 16 नंबर एक्स्ट्रा कमा लिए जो फ्री के। बोलो कितना बड़ा इफेक्ट है। वो 16 नंबर आपको दिख नहीं रहे पेपर में, लेकिन वो 16 नंबर आपके ऐड हुए। यानी कि आपको टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए और अनलिमिटेड लगानी चाहिए। बहुत सारे लोग ना नंबर गिनते हैं कि मैंने 5 लगा लिए। भाई 5 लगा लिए, सामने वाला 10 लगा के जा रहा है ना। आपका कंपटीशन है, खुद से नहीं है। एक और चीज़ ध्यान रखो, आपका कंपटीशन खुद से नहीं है, बोलूँगा मैं, पक्का है कि खुद से नहीं है। प्रीलिम्स में था खुद से कि आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, बात खत्म। मेंस में खुद से नहीं है, मेंस में सामने वाले से आपका कंपटीशन है। आपको सामने वाले से ज़्यादा नंबर लेके आने हैं मेंस में, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, आप जितना बेहतर कर सकते हो मेंस में उतना बेहतर करते जाओ। जो नए क्वेश्चंस आए हैं वो आप जब भी उनको वहाँ पे पेपर में लिख पाओगे जब आपका स्ट्रक्चर, आपने टेस्ट सीरीज, आपका कंटेंट, आपको क्वेश्चन तोड़ना समझ आता होगा। क्वेश्चन तोड़ना सीखो, ठीक है। क्वेश्चन तोड़ लोगे यानी कि क्वेश्चन के 3 पार्ट है, 3 पार्ट की हेडिंग, चैलेंज, वे फॉरवर्ड, ये चीज़ें लिखनी सीखो, स्ट्रक्चर बनाना सीखो क्वेश्चन का। और ये चीज़ें जब ही आएगी जो आप प्री से पहले आंसर राइटिंग करके जा चुके होगे। प्री के बाद ये चीज़ें आती नहीं। तीसरा पॉइंट बताता हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए मेंस में एक चैलेंज होता है कि आंसर राइटिंग करें तो रिव्यू कौन करेगा, आंसर राइटिंग करें तो हमें पता कैसे पड़ेगी हमारी मिस्टेक्स क्या है, आंसर राइटिंग करें तो हम सुधारेंगे कैसे अगले क्वेश्चन में। सबसे पहले इसके लिए टेलीग्राम चैनल बहुत मस्त चीज़ है। वहाँ पे आपको बहुत सस्ती सस्ती कोचिंग्स मिल जाती हैं। एक फ्री इनिशिएटिव की भी मैं लास्ट में इस वीडियो में बात करूँगा, आंसर राइटिंग के लिए स्पेशली मस्त इनिशिएटिव है। अगर आपका आंसर राइटिंग करने का मन है उस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लीजिएगा, वो मैं वीडियो के लास्ट में बात करूँगा। तो ध्यान रखो, सस्ती वाली टेस्ट सीरीज ले लो, कोई मैटर नहीं करता, बस डेली आंसर्स लिखो, आप खुद समझ जाओगे अपनी गलतियाँ।
1 महीने बाद आपको कलम जो पेन है ना आपका वो दुख जाएगा कि अरे हाँ यार ये मैं गलत लिख रहा हूँ, कुछ तो गलत लिख गया मुझसे। ये समझ आपको आंसर देखते समझ आ जाएगा, ये ना समझ आए कि क्या गलत है, लेकिन ये समझ आ जाएगा कि कुछ तो गलत लिख गया, फिर आप खुद रिसर्च करके उसे सही कर लोगे। तीसरा चैलेंज। चौथा चैलेंज, अगर आप अपनी कॉपी में आंसर राइटिंग नहीं करते हैं और मान लो आपकी लक्ष्मीकांत लाइन टू लाइन याद है, भाई रखे रहो अपनी लक्ष्मीकांत को लाइन टू लाइन याद। अगर आपने वो पेपर में अपनी आंसर कॉपी में 10 से 15 बार नहीं उतारी ना लाइन, आप वो पेपर में नहीं लिख पाओगे, क्योंकि पेपर का प्रेशर इतना होता है, दिमाग से ज़्यादा आपका हाथ चलता है। आपका दिमाग वहाँ ब्लॉक है यार, आपको समझ भी नहीं आएगा आप क्या लिख के आए हो, आप कैसे लिख के आए हो। ठीक है, 3 घंटे में आपने क्या सोचा, क्या समझा, क्या लिखा, कहाँ थे आप, आपको कुछ नहीं पता। 3 घंटे शुरू होंगे और बीत जाएंगे, यही होगा बस 3 घंटे में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा 20 क्वेश्चंस में। लेकिन जो आपकी प्रैक्टिस है, जो आपने 10-15 बार लिखा है, जो आपने आंसर राइटिंग जो कॉपी है उसमें उतारा है, जो आपने वहाँ पे मैप बनाया है, जो आपने वहाँ पे डायग्राम बनाया है, जो आपने स्ट्रक्चर फॉलो किया है, वो कॉपी में खुद बनते चला जाएगा। वो आपको महसूस भी नहीं होगा कि मैं क्या लिख के आया हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आंसर राइटिंग इम्पोर्टेंट है कंटेंट से ज़्यादा। जो अभी भी कंटेंट पे अटके पड़े हुए हैं कि हमारा कंटेंट पूरा हो जाए, कंटेंट आपका मेंस आंसर राइटिंग से पहले दिन भी कंप्लीट नहीं होने वाला, ये चीज़ याद रख लो। ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग नहीं, मेंस जो पेपर है उससे पहले दिन भी कंप्लीट नहीं होने वाला कंटेंट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो यार। ठीक है, चौथी बात, हम में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन को इंटरप्रेट ही गलत कर लेते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी यूपीपीएससी एसए में एक क्वेश्चन आया था कि इंडियाज न्यू वुमेन करके ए मिथ, इस टाइप का वो क्वेश्चन लिखा हुआ था। अब हम में से बहुत सारे लोग उसमें वुमेन ने क्या अचीव किया, वुमेन के क्या चैलेंज हैं, और वे फॉरवर्ड लिख के ऐसे लिखे यार। भाई क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा ना आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है न्यू वुमेन के मिथ, यानी कि पहले आप न्यू वुमेन का कंसेप्ट बताओ, न्यू वुमेन ने क्या है, न्यू वुमेन के फिर मिथ क्या है, यानी कि हम जिससे न्यू वुमेन मान के चल रहे हैं वो असलियत में है भी कि नहीं है। क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना सीखो। हम में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन इंटरप्रेट गलत कर लेते हैं, और ये चीज़ कहाँ से आएगी, आंसर राइटिंग स्किल से। जब आपने टेस्ट सीरीज करी होंगी, जब आपने पीवाईक्यू करे होंगे, जब आपके सामने से अनगिनत क्वेश्चन निकल गए होंगे, वहाँ से आपको समझ आएगी कि हाँ भाई क्वेश्चन को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। अगला मेंस का चैलेंज, पेपर आपको पता होगा एक सुबह होता है 9 से 12, 9:30 से 12:30, जो भी शिफ्ट होती है यूपीएससी में अलग है, यूपीपीएससी में अलग है। फिर एक शाम को होता है 2:30 से 5:30, यूपीपीएससी का 9 से 12, 2:30 से 5:30, ये पैटर्न है। अब उसमें बीच में क्या होता है, हम में बहुत सारे लोग जस्ट ये सोचते हैं कि पढ़ाई बंद कर दो। ठीक है, समझ रहे हो ना, कुछ लोग 2-2, 3-3 दिन पहले पढ़ाई बंद कर देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा उस टाइम आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ उस टाइम आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। समझो अगला पॉइंट, शॉर्ट नोट्स, माइक्रो नोट्स अगर आपके पास नहीं हैं तो इसका मैं इफेक्ट बताता हूँ कहाँ जाके पड़ता है। मान लो आप GS1 का पेपर दे गए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है अभी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, ये कुछ सब्जेक्ट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। अब आपको पेपर किसका देना है, लंच टाइम पीरियड के बाद GS2 का। क्या आएगा उसमें, पॉलिटी, IR, गवर्नेंस। अब यार आपके दिमाग में पॉलिटी, IR, गवर्नेंस शुरू कैसे होगी, उसके लिए आपको माइक्रो नोट्स चाहिए। माइक्रो नोट्स उस टाइम आपको याद नहीं करा देंगे। मैंने क्या बोला, लिखोगे आप वही जो आप पेपर में आंसर राइटिंग सीट में पहले लिख चुके हो, मतलब आपने जो प्रैक्टिस कर चुकी है, लेकिन आपका दिमाग कैसे चलेगा वहाँ पे, वो दिमाग चलाने के लिए माइक्रो नोट्स की ज़रूरत होती है आपको। माइक्रो नोट्स आपको वहाँ जाके कुछ नया नहीं बताएंगे, बस कि हाँ भाई आपको GS2 में लगे याद है, हाँ यार मुझे आर्टिकल लिखने हैं, मुझे गुड गवर्नेंस पे कुछ गवर्नेंस के टॉपिक्स आएंगे, कुछ इनिशिएटिव्स आएंगे गवर्नेंस के, है ना, ये चीज़ें दिमाग में आई। याद में आपके दिमाग में अमेरिका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल चलने लगा, वो आपको पेपर में क्वेश्चन में तुरंत जो क्वेश्चन सोचने का टाइम है वो कम करेगा। इसीलिए बोलते हैं माइक्रो नोट्स चाहिए। कभी माइक्रो नोट्स, हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, माइक्रो नोट्स में डाटा लिख रहे हैं 8.6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, है ना, बहुत सारे लोग पॉवर्टी इतना, और पॉलिटी में ये वाला आर्टिकल, अगड़म झगड़म पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहे हैं। भाई माइक्रो नोट्स ऐसे मत बनाओ ना यार, माइक्रो नोट्स कीवर्ड्स के बनाओ ना। किसने बोला आपसे डाटा वाटा आपको याद कर लोगे क्या, जो चीज़ आप पिछले 5 महीने में याद नहीं कर पाए वो आप 5 मिनट में याद कर लोगे, कैसे उम्मीद करते हो यार। तो वहाँ पे आपको क्या सीखना है,
वहाँ पे आपको माइक्रो नोट्स के कीवर्ड्स याद रखने हैं, और जो डाटा आप पहले से लिख चुके हो बस वो ही डाटा ऐड ऑन होना चाहिए, वरना आपके जो GS1 वाला माइंड है वो फिर GS2 में जाके बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, हम में से बहुत सारे लोगों के हाथ दुखेंगे जब पेपर लिखेंगे ना, तो हाथ दुखेंगे, 3-3 घंटा वो लगातार लिखना पड़ता है ना। घर पे हम ऐसे करते ही नहीं। तो यार कम से कम जब भी आप मेंस देने जाओ, 2 टेस्ट सीरीज मतलब 8 पेपर आप घर पे उसी 3 घंटे वाले पीरियड में मतलब सेम टू सेम टाइम पीरियड पे, सेम टू सेम टाइम में, सेम टू सेम खाने पीने सब चीज़ कंडीशन सेम रख के लिख के जाना। उससे आपके हाथ कम दुखेंगे, आपके हाथ में छाले कम पड़ेंगे, आपका दिमाग चलेगा, आपको पता होगा दिमाग कैसे प्रोसेस करना, आपको पता होगा मेरी रिवीजन साइकिल क्या रहनी चाहिए, आपको पता होगा पेपर के प्रेशर में मैं कैसे 30-40 सेकंड में इंट्रो लिख के 30-40 सेकंड में कंक्लूजन लिख के मैं अपने बॉडी पार्ट को टाइम, मतलब जो क्वेश्चन का बॉडी है उसको टाइम दे सकता हूँ। ये चीज़ आप वहाँ से सीखोगे। इसीलिए टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अलग चीज़ है, टाइमिंग का भी ध्यान रखना है ना। टाइमिंग में प्रैक्टिस करनी है, ये चीज़ भी आपने फॉलो करनी है। मेन पॉइंट यही है मेंस आंसर राइटिंग में। इसके अलावा अगर आपके बाकी कोई भी क्वेश्चंस हों तो वो आप यार भेजिएगा ज़रूर, उन क्वेश्चंस को हम डील कर लेंगे। लास्ट में मैंने एक इनिशिएटिव का बोला हुआ है, वो इनिशिएटिव ये है यार, बहुत सारे कोचिंग में जब आप जाते होगे, जैसा मैं पहले बोला था कि हाँ भाई इंट्रो अच्छा लिखो, कंक्लूजन अच्छा लिखो, वे फॉरवर्ड लिखो, तुमने ये नहीं लिखा वो नहीं लिखा, आपने पढ़ लिया, आपको भी ध्यान नहीं, सामने वाले को भी ध्यान नहीं, फिर हमारी आंसर राइटिंग कैसे बेहतर होगी, इस चीज़ पे मैं बात करने वाला हूँ। तो इसके लिए एक मैंने इनिशिएटिव चलाया हुआ है, कुछ दिन के लिए मैं फ्री हूँ। तो वो इनिशिएटिव ये है कि टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक इसमें क्या है, ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसमें क्या है, फ्री है, सबसे पहली बात फ्री ऑफ कॉस्ट है, 0 पैसे, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, मैं डेली टॉपिक वाइज आपको 3 या 4 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, है ना। उसमें आपको डेली वो 3-4 क्वेश्चंस लिखने हैं, उस क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगा, फिर आपकी कॉपी पे आएंगे। कॉपी पे जैसे मान लो आपने इंट्रो लिखा तो भाई ये इंट्रो गलत लिखा है, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो। कुछ ऐसे होते हैं ना, वो ऑल वेदर इंट्रो होते हैं, उन्हें आप कहीं भी चेपो, वो चीज़। ऑल कंक्लूजन वाले ऐसे कुछ चीज़ें, आप हेडिंग कैसे बना सकते हो आपकी कॉपी में, वो लाइव BC में डिस्कस करेंगे, ठीक है, लाइव कॉपी के साथ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? मतलब ये मान लो आपका कैमरा ऑफ होगा, माइक ऑन होगा, ठीक है, और मेरी जो आपकी कॉपी है वो स्क्रीन पे चल रही होगी। उसके बाद आपकी क्या गलती, आपने क्या गलत लिख दिया, आप कहाँ पे डायग्राम बना सकते थे, आप कहाँ पे अपना इंट्रो सही कर सकते थे, कहाँ पे बॉडी सही कर सकते थे, या आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, क्या आपने क्वेश्चन ही गलत इंटरप्रेट कर लिया, तो वो सीधे लाइव टू लाइव आपने क्या सोचा था क्वेश्चन लिखते टाइम, वो आप बताओगे कि भाई मैंने ये सोचा था, फिर मैं बताऊँगा कि आपने ये गलत सोचा, आप इस क्वेश्चन को इस वे में सोच सकते हो। तो वो एक मतलब 1-to-1 कन्वर्सेशन टाइप मान लो, ठीक है ना। उसमें हर एक कॉपी रिव्यू होगी, तो उसमें आपको ये बेनिफिट होगा, एक तो आपको 24 आवर्स में रिव्यू मिल रहा है, 24 आवर्स में रिव्यू मिल रहा है, साथ के साथ आपको भी ध्यान है आप किस मेंटेलिटी से लिख रहे हो, आपकी दिक्कत क्या आ रही है क्वेश्चन में, वो आप तुरंत डिस्कस भी कर पाओगे कि भाई मुझे ना ये वाली दिक्कत आई थी यार, मैं इसमें इंट्रो नहीं बना पा रहा, या मैं इसमें कंक्लूजन नहीं बना पा रहा, इसका बता दे कुछ, या मैं इसमें बॉडी में पॉइंट्स भूल जा रहा हूँ, मुझे बता दे बॉडी में पॉइंट्स कहाँ से याद करने हैं। तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे BC में डिस्कस कर लेंगे। उसके लिए टेलीग्राम चैनल आपको इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा है यार इनिशिएटिव, ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको अगर आप डेली आंसर राइटिंग करोगे तो, जैसा मैं पहले बोल रहा हूँ। बस एक फ्री इनिशिएटिव है, बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव चल रहे हैं, आप किसी को ज्वाइन करो, मेरा बस एक ही मोटिव है कि आप आंसर राइटिंग करो। और ये स्पेशली उनके लिए जो फ्रेशर्स हैं या जिन्होंने 1-2 बार मेंस लिखा है लेकिन हो नहीं रहा, तो उनको सब कभी कभी उनका स्ट्रक्चर बेकार हो जाता है, वो बहुत नॉर्मल चीज़ होती है, बस उनको बताने वाला चाहिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यही एक मेन पर्पस था। धन्यवाद।